हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को पूरी तरह से सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम टाइम है बेटे, बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए और हम स्टडी कर रहे हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाई क्वालिटी में यदि आप देखेंगे एचडी में तो आपको बहुत क्लैरिटी से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। यदि आप में से किसी को सारे नोट्स यूँ के यूँ पूरे के पूरे नोट्स चाहिए फुल सिलेबस के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स की जितनी कॉस्ट आती है उसके बेस पर ही मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही पता चलता है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि हवा, पानी, ठीक है ना, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। जितने भी हमारे खनिज हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। सोलर एनर्जी जो है, वाटर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मतलब लाइक एज दिस। तो पर्यावरण और जैव व्यवस्था से संबंधित होते हैं ये संसाधन जो है ना हमारी ह्यूमन बीइंग, जो मानव जो है ना उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये संसाधन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आपको सामग्री भी प्रदान करते हैं और एनर्जी भी देते हैं। इन सेवाओं और वस्तुओं की सहायता से मनुष्य जो है ना अपनी जितनी भी वांट्स हैं उनको ज़्यादातर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। मीनिंग क्या है कि जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन का अस्तित्व जो है, उसकी प्रकृति, उसकी प्रोग्रेस और उसकी डेवलपमेंट कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी उपयोगिता जो है वो मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें कि आपके जैविक यानी कि अब वो बायोटिक और अजैविक यानी कि अबायोटिक सभी पदार्थ, सभी जो मटेरियल्स होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, ये था मीनिंग। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी मतलब यानी कि जो एक स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि वह वस्तु जो मनुष्य की ग्रहण करने योग्य हो, यानी कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसको कि ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकता है, चाहे वह उसकी और जो उसकी आवश्यकता को पूरी करती हो उसको ही रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि मान लो आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, यदि आपको 500 रुपये की ज़रूरत है तो ये 500 रुपये आपके क्या हो जाते हैं, संसाधन, रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से प्रकृति भी जो है ना हमें कुछ संसाधन देती है। तो जो हमारे संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। संसाधन बेसिकली क्या होता है, ये कोई भी वस्तु या पदार्थ ना होकर कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से हम उस पदार्थ को यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से उसकी यूटिलिटी जो है ना वो हमारे लिए बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। जो प्राकृतिक संसाधन जो है ना उसका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चलेगी उनकी क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें चेंजेस आते हैं। सबसे पहला है संसाधनों के परंपरावादी अंतिम प्रयोग के आधार पर, यानी कि जो क्लासिकल लास्ट यूज जो है ना उसके आधार पर। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन जो है ना वो भौतिक और ऊर्जा के प्रयोग के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि ऑयल एंड वुड। ऑयल का प्रयोग जो है ना वो हम ईंधन के लिए करते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। तो कोई भी ऐसे संसाधन जिनका कि हमने एक बार यूज़ कर लिया फिर हम उनका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लास्ट यूज जिनका होता है उनको हम अंतिम प्रयोग के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ग्रोथ, कि जो आपके रिसोर्सेज जो है ना उनकी ग्रोथ करने की क्षमता कितनी है।
ठीक है ना। तो संसाधनों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक विकास की संभावना के आधार पर भी किया जा सकता है, और इसमें वो दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जो दोबारा रिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा डाटा पैक जो है ना, हमने इसमें और पैसे डला लिए तो हमारा ये रिन्यू हो गया। रिन्यू होने का मतलब क्या है कि एक बार ख़त्म हो गया तो हम उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि जो एक बार यूज़ कर लिया फिर ख़त्म, फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। कि जैसे आपका एक ब्रेड है, आपने वो ब्रेड खा लिया, वो ब्रेड अब नॉन रिन्यूएबल है, अब उससे दोबारा ब्रेड नहीं बन सकता। ठीक है ना। अब जैसे आपने मान लो एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जला ली, उस मोमबत्ती को का जो वैक्स बचता है उसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके दोबारा से फिर कैंडल बना ले। उतनी तो नहीं बनती लेकिन कुछ तो बन जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ क्वांटिटी तक दोबारा से जनरेट करते हैं। जैसे एक पेड़ पौधा है, बहुत बड़ा हो गया, अब वृक्ष बन गया, अब हमें लगता है कि इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए, हम उसको बिल्कुल काट देते हैं, उसका सिर्फ जो है ना क्या एक तना बचता है। कुछ टाइम बाद जब हम उसमें पानी देते रहते हैं तो उसकी धीरे धीरे पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, और 2 4 6 महीने बाद वो फिर दोबारा से वृक्ष बन जाता है। वो क्या है, रीन्यूएबल। क्या हो गया वो, रीन्यूएबल। ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जिसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना। एक नवीनीकरण संसाधन का बहुत ज़्यादा यदि ओवर यूटिलाइजेशन भी हो जाता है तब भी हम उनको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे वो मैंने आपको एक पौधे की बात बताई, एक पेड़ है, हमने उसका बिल्कुल एक ठूंठ मतलब एक बिल्कुल स्टैम्प छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा उसको, बिल्कुल सारा लकड़ हमने जला लिया या यूज़ कर लिया, या फिर जैसे उसकी फर्नीचर बना लिया, कुछ भी यूज़ कर लिया। ठीक है ना। हमने उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं से क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। इन संसाधनों की उपलब्धता क्या होती है, असीमित होता है। लाइक फिशेज हो गई, प्लांट्स हो गए। फिशेज यानी कि मछलियाँ, मछलियों को जो है ना तालाब में डाल दो, उनमें से निकालते रहते हैं, फिर नई मछलियाँ पैदा होती रहती हैं, फिर निकालते रहते हैं, फिर नई पैदा होती रहती है। ऐसा क्या इस रीजनरेशन के लिए क्या होता है कि जैसे एक पोंड है, पोंड में यदि 100 फिशेज हैं, 100 में से आप 50 निकाल लोगे तो 2 दिन बाद दोबारा से 100 हो जाएंगे। अब यदि आप उन 100 में से 90 निकाल लेते हो, 10 को सोचते हो कि ये 10 2 दिन में फिर 100 बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो हो तो जाएंगे लेकिन उसमें क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है। तो नवीनीकरण संसाधन जो है ना, इनका दोबारा से यदि हम ओवर यूटिलाइजेशन भी कर देते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन कर देते हैं, तो ये जनरेट तो हो जाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है ना। ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको कि हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके आधार पर आगे जो है ना, फिर जो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मटेरियल और एक होता है एनर्जी। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भौतिक संसाधन हैं जिनमें कि खनिज संसाधन आते हैं। आपके जितना भी मतलब जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो आते हैं, जिनका प्रयोग जो है ना हम फिजिकल या फिर मटेरियल उसके लिए किया जाता है। जैसे कि आयरन और, ठीक है ना। अब आयरन जो है ना कितनी जगह यूज़ होता है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। ठीक है ना। जितनी भी हमारी कार की बॉडीज़ होती हैं, जितनी हमारी एक्टिवा है, बाइक्स हैं, जितने की हमारे साइकिल्स हैं, ठीक है, और जितना हमारा फर्नीचर है, सो बहुत जगह आयरन का यूज़ हर जगह किया जाता है। ठीक है ना। तो आयरन और भी क्या होते हैं, ये आपके मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, ये भी रिन्यूएबल होते हैं लेकिन इसके लिए हमें जनरेट करने में काफ़ी समय लगता है। एल्यूमिनियम हो गए जैसे, ठीक है ना, जैसे जो हमारी ये फ्राइंग पैन्स होती है किचन में, ठीक है ना। कोबाल्ट हो गया, इसका प्रयोग हम इंजन बनाने के लिए लेते हैं। कॉपर की पाइप्स बनती हैं, बर्तन बनते हैं। तो इन मतलब मटेरियल के आधार पर भी फिर आपके रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आपकी सारी मेटल्स आती हैं, लाइक इसकी जैसे कॉपर, आयरन जो हमने ऊपर पढ़े, एल्यूमिनियम, स्टील। ठीक है ना। नॉन मेटेलिक में आपके क्या आते हैं, जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मेटल नहीं हैं लेकिन वो उनको हम टच कर सकते हैं, टैंजिबल हैं। लाइक है कि जैसे वो सैंड आ गया, ये सैंड है, सैंड आ गया, सॉयल हो गई, वाटर हो गई, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल मटेरियल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल मटेरियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये नॉन मेटेलिक है। अब उसके बाद हम बात आती हैं जैसे सैंड, सॉयल और वाटर। उसके बाद आती हैं आपकी
एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज होते हैं जो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि जो हमें मतलब जिनसे हमें गर्मी का एहसास होता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे कि हम एनर्जी को में जिनको हम परिवर्तित करके उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये संसाधन जो है ना, ये ऐसे होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस लेवल पर यदि देखे जाएं तो जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो 3 तरह के होते हैं। कोयला, खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मतलब डैम से प्रोड्यूस की जाती है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, वहाँ पर जो है ना हमारे परमाणु वो मतलब वाटर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा और भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस, परमाणु गैस, पवन चक्की, सोलर एनर्जी, ज्वारीय एनर्जी यानी कि जब समुद्र में सी वेव्स आती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एनर्जी रिसोर्सेज का वर्गीकरण जो है ना वो 3 तरीके से किया जाता है। परंपरागत प्रयोग के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। परंपरागत यानी कि पुराने जो हमारे रिसोर्सेज एनर्जी के क्या क्या हैं उसके आधार पर। एक होते हैं हमारे परंपरागत, जैसे कोयला हो गया, ठीक है ना, और एक होते हैं हमारे गैर परंपरागत ईंधन रिसोर्सेज। गैर परंपरागत होते हैं कि जो अब आजकल हमने नए तरीके से ढूंढे हैं। फिर है कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ये हमने पहले पढ़े। ये नवीनीकरण वो होते हैं जिनको कि हम जनरेट कर सकते हैं, और अनवीनीकरण जिनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, जो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे हमने खुद प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए इनको उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। गैर नवीनीकरण संसाधन में संसाधन होते हैं जो स्थिर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। इनको हम यदि यूज़ करते चले जाते हैं तो एक लेवल के बाद ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इन संसाधनों को हम यदि रीजनरेट करना चाहते हैं तो हमें एक लंबे समय तक इनकी वेट करनी पड़ती है। तो एक लंबे समय के बाद ही ये उपलब्ध होते हैं। बहुत कम समय में हम इनको दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन ओर्स हो गए, जितने भी आपके खनिज पदार्थ हो गए, ये ऐसे ही हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये संसाधन खत्म हो जाए। कब? जब हम इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी बनने की दर जो है ना वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि ये खाली ना हो। यदि ये ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ जाती है रिसोर्स स्कार्सिटी। रिसोर्स स्कार्सिटी क्या है? ये वैसे ऑनर्स के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ जाता है संसाधन की क्लासिफिकेशन में कि रिसोर्स स्कार्सिटी क्या है, और एमए में तो ये फुल फ्लैश टॉपिक है। तो रिसोर्स स्कार्सिटी क्या होती है कि जहाँ पर संसाधन हमारे कम हैं और हमें उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। संसाधन दुर्लभता का मतलब होता है कुछ ऐसे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनमें कि जो हमारे पास कम होते हैं, जिनको हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और लेकिन उनके बनने की दर जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बड़े सारे तरीके से हम रिसोर्स स्कार्सिटी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना करना ही ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना, हम उनका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एक होते हैं संपोषणीय लेकिन अनवीनीकरण, मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि अनवीनीकरण है, मतलब आप खुद से उनको जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके अंदर खुद ही ताकत होती है कि वो न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। लाइक एज लैंड, भूमि। अब भूमि पर जो है ना, हम आपको पता है क्रॉप साइकिल क्यों फॉलो करते हैं? एक बार गेहूँ, एक बार चना, एक बार गेहूँ, एक बार चावल, एक बार गेहूँ, एक बार चावल, ऐसे क्यों हम लगातार गेहूँ या लगातार चावल क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? वो इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसमें कुछ नेचुरल जो है ना क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे गेहूं के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो प्राकृतिक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो चावल के लिए नहीं होती। तो इसलिए हम एक बार चावल उगा लेते हैं, फिर हम गेहूं लगाते हैं, तो उसमें 6 महीने का समय लगता है। इतने तक भूमि जो है ना वो अपनी चावल बनाने वाले सारे तत्वों को दोबारा से संपोषण, मतलब अपने आप न्यूट्रिशन उनको गेन कर लेती है। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम जनरेट नहीं कर सकते, नेचर अपने आप करता है, लेकिन वो आ जाते हैं यदि हम उनके लिए थोड़ा सा उनको समय देते हैं।
लेकिन ये जितनी जल्दी जनरेट होते हैं उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इनकी जो आपकी बायो फ्यूल्स होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मतलब जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये इनको बनने में नेचुरली हज़ारों साल लगते हैं। हमने बचपन में बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, बहुत छोटे छोटे बच्चों के क्वेश्चन में बहुत आता था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है ना। लेकिन हम इनको शीघ्रता से बदल भी नहीं सकते और इनको बहुत मतलब बनाया जा नहीं सकता और प्रयोग इनका वो जल्दी होता है। तो अब जीवाश्म एनर्जी जो है ना, हमें इसको धीरे धीरे, ये बहुत महंगे होते जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। आजकल मनुष्य जो है ना, इन पर अपनी निर्भरता के आधार पर इन रिसोर्सेज को शिफ्ट करता जा रहा है, इन पर अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है। जैसे कि हम मतलब कोयले से बिजली पैदा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज़ करते हैं, अब धीरे धीरे हम उसको किस में अपनी शिफ्टिंग कहाँ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर कर रहे हैं। अब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ आती थी, धीरे धीरे डीजल से चलने वाली, अब इलेक्ट्रिसिटी भी जितनी आप ई रिक्शा देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। बहुत सारी आजकल एक्टिवा मतलब 2 व्हीकल्स जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले आ गए हैं, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम को बनने में समय कम लग रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ पेट्रोलियम की डिमांड ज़्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हम उसकी शिफ्टिंग जो है ना उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर एक होती है परमाणु एनर्जी। परमाणु एनर्जी क्या होती है बेटे, इसमें थोड़ी सी कम, बिल्कुल लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ मतलब न्यूक्लियर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें लगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर यदि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो क्यों ना हम उनको जो है ना, ज़रूरी नहीं हथियार बनाने के लिए यूज़ करें, हम उनको जो है ना हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र जो है ना, उसकी तरफ से एक संगठन किया गया कि वहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें ये कहा गया कि हम इन रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनकी हेल्प से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बारे में चर्चा की गई, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना हमने 2 कैटेगरीज में बांटा। एक वो कैटेगरी जो रिएक्टर्स होते हैं, जो मानव के विकास के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं, दूसरा जो परमाणु एनर्जी होती है, ठीक है ना। जैसे कि यूरेनियम जो है ना, इसका क्या होता है, एक न्यूक्लियर होता है। यदि इस न्यूक्लियर पर अटैक करते जाए तो इसमें से बड़े सारे अलग अलग न्यूक्लियर्स में ये और सारे न्यूक्लियस, फिर उन न्यूक्लियस का आपस में विघटन होता रहता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है। मतलब थोड़ी सी क्वान्टिटी से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर। एक जैविक होते हैं, एक अजैविक। जैविक वो होते हैं जिसमें कि मतलब अजैविक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो चलते फिरते नहीं, जो ग्रो नहीं करते, लाइक एज मिट्टी, चट्टाने, खनिज। जैविक वो होते हैं ये जो संसाधन सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो बढ़ते हैं, जो फील करते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं, लाइक एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, कैटल्स, ठीक है ना, पेड़ पौधे, ये सारे जो है ना हमारे जैविक में आते हैं। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बंटवारे के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एक होता है सर्वव्यापी। ये संसाधन जो है ना वो होते हैं जो सर्वव्यापी, मतलब फॉरएवर और हर जगह मिलते हैं, जैसे कि हवा, पानी। कुछ होते हैं संसाधन जो लोकल जगह पर मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कि गोलकुंडा में सोने की खाने, झारखंड में कोयले की खाने, ये सिर्फ यहीं पाई जाएंगी, ये कहीं और नहीं होती है। पानीपत में तुम खुदाई करो और सोचो कि यहाँ से सोना निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो कुछ संसाधन जो है ना वो स्थानीय होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो ये था आपका रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। ध्यान से पढ़िए और जो भी आपके कमेंट हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हैव अ नाइस डे।